कर रहे हो? जल्दी बताओ भाई। चलो, अब क्लियर है ना? हाँ, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। बेटा आज शुरू करते हैं अपना नया सेशन। अगले 10 क्वेश्चन और ईयर है 1930 से 31। चलो, जय हिंद सभी को, जय हिंद। बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं। चलो शुरू करते हैं। चलो बेटा, जय हिंद, ध्यान से देखो। तो अब हमारा 1930 से 31, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि कैसे वो गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था अपने साबरमती आश्रम से, कैसे गांधी जी ने 24 डेज तक लगातार पैदल यात्रा की अपने साथियों के साथ, कैसे जाके उन्होंने नमक बनाया, नमक कानून को तोड़ा, फिर अंग्रेजों ने बाकी हिंदुस्तानियों को तोड़ा, ठीक है, जेल में डाल दिया, कैसे हमने महिलाओं को शामिल किया इस पूरे आंदोलन में। यानी जो दांडी मार्च था वही आगे जाके सविनय अवज्ञा आंदोलन बन गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बन गया, है ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल। करण बता भाई, बता क्या दिक्कत है? ओशिक 356 नहीं, 386। बिल्कुल। ललित, पता चलेगा भाई किसकी लुप लुप होने वाली है। चलो देखो, बिल्कुल। तो ये सारी चीज हम देख चुके थे लास्ट क्लास में। हमने ये देख लिया था कि दांडी मार्च खत्म हो गया, नमक कानून टूट गया, और उसके बाद हिंदुस्तानी भी टूटे। गांधी जी के दूसरे साथी जो हैं पॉलिटिशियन लीडर्स वगैरह, उन सबको जेल में डाला गया। इनफैक्ट जब गांधी जी जेल में चले गए तो हमारी सरोजनी नायडू, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, है ना, भारतीय कोकिला कहा जाता है, उनको भी गिरफ्तार किया गया। कमला देवी चट्टोपाध्याय को भी गिरफ्तार किया गया। तो कई सारे लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। और उस तरह से जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो शुरू होते होते ही हल्का हल्का सप्रेस होने लगा, दबने लगा। पूरी तरीके से नहीं दबा, हल्का हल्का दबने लगा। अब वहां से कहानी को आगे बढ़ाना है, ठीक है, वहां से कहानी को आगे बढ़ाना है। बेटा करण, ऐप में कोई टेक्निकल ग्लिच आया होगा, थोड़ी देर वेट करो, ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अगर आपके लिए दिक्कत हो रही है तो सभी के लिए दिक्कत हो रही होगी। टेक्निकल ग्लिच है, हो जाता है, तुरंत सही हो जाएगा, उसके बाद वो ओपन हो जाएगा, डोंट वरी। चलो, अच्छा एक चीज देखो भाई, सबके लिए बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है तुम सबके लिए, और तुम्हारे जो नोन है उनके लिए। ध्यान से देखो, रेलवे एग्जाम 2024-25 के लिए जो हमारा एटीएम बैच है, जिसके तुम पार्ट हो, तो इस एटीएम बैच का जो नया प्राइस अभी निकल के आया है 599। और ये बेटा देखो, ऑफर वैलिड है सिर्फ 15 जुलाई रात 12 बजे तक। ये एक नया ऑफर लेके आए हैं साहिल सर कि भाई 599 का मिल रहा है। जो कोर्स अभी कल तक भी आपको 799 का मिल रहा था, वो आज 599 का मिलना शुरू हो गया। ये 15 जुलाई तक ये ऑफर है। और ये किसके लिए है? जिन्होंने क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर ऐप पर कोई भी कोर्स लिया है, कोई भी XYZ कोई भी कोर्स लिया है, उसके लिए ये प्राइस है 599। तो एटीएम का जो फुल बैच है 599 का है। जिन्होंने भी पहले से कोई भी कोर्स ले रखा है, कोई भी, ठीक है, SRB ले रखा है या कोई दूसरा अपना फाउंडेशन ले रखा है, RRB वाला है, कुछ भी ले रखा है, आपको 599 में मिलने वाला है एटीएम बैच। तो एक बार क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर ऐप पर जाकर जरूर चेकआउट करो और इस अपॉर्चुनिटी को तुरंत ग्रैब कर लो भाई, क्योंकि ये 15 तारीख तक वैलिड है। और बाकी अगर किसी को लग रहा है नहीं सर ये तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हमें सिर्फ जीके पढ़नी है, तो जीके का 299 का ये आपके लिए अभी भी अवेलेबल है। आप इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके तो बहुत बढ़िया से करने वाले हो, ठीक है बेटा। तो अच्छे से इसको भी देख सकते हो। और टाइम टेबल सबको मालूम है, साइंस 10 बजे सुबह, रीजनिंग अपना दोपहर को 1 बजे, मैथ्स दोपहर को 2 बजे, और जीके स्टैटिक अपना
6 बजे शाम को। और ये हमारा पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखो, ये हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट इवेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई? अब जल्दी से बता दो, क्योंकि ये तुम ऑलरेडी कर चुके हो। अगर तुमने नहीं बताया भाई, सुताई होगी, ऑनलाइन सुताई होगी, जल्दी बताओ। नेहा बेटा वो 699 का है, ठीक है, 699 का है। इसका जवाब दो भाई जल्दी से। हाँ बहुत बढ़िया, नमक मार्च, सॉल्ट मार्च। ओहो, एक सेकंड, तो आंसर क्या है बेटा? सॉल्ट मार्च वो इवेंट है जिससे हमें लगता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ, ठीक है। तो ये तुम्हें आता है, इसको तो एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया हम लोगों ने। सेकंड क्वेश्चन, विच लॉ डिड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट प्राइमरीली टारगेटेड? सविनय अवज्ञा आंदोलन ने मुख्य रूप से किस कानून को लक्ष्य बनाया? यह भी तुम्हें आता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। इसका भी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी बताओ। कोई बात नहीं, जिसकी भी फर्स्ट क्लास है मजे लो भाई, कंटेंट बढ़िया है, पढ़ाई बढ़िया होगी। ये देखो ससुरे, कुछ तो उल्टा सीधा जवाब दे रहे हैं, ज्यादातर सही दे रहे हैं। नमक कानून 1882, नमक कानून 1882, द सॉल्ट लॉ 1882। भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन से लॉ को टारगेट कर रहा है? 1882 के सॉल्ट लॉ को। इसी को तो खत्म करना गोल है, इसी को तो खत्म करना गोल है। इसी लॉ की तो ऐसी तैसी की है, डांडी पहुंचकर गांधी जी ने सुबह 6:30 बजे नमक बनाया, सभी लोगों से बनवाया, और इस पूरे एक्ट की, इस पूरे कानून की ऐसी तैसी कर दी है, ठीक है। तो इसी को टारगेट किया गया था। अच्छा, जिनकी भी फर्स्ट क्लास है वो पिछली क्लासेस देख के आओ बेटा, तभी समझ में आएगा ये सब, है ना। पिछली क्लासेस जो अभी तक हो चुकी हैं उनको अच्छे से देख लो, रिकॉर्डेड क्लासेस सारी, उसके बाद लाइव क्लास में आओगे तो ज्यादा मजा आएगा। बाकी तुमको ये सब मालूम है कि ये सब क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वगैरह, है ना, हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से खेला शुरू होगा, आज यहां से खेला शुरू होगा। हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ध्यान से देखो, अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान? तो सबसे पहले तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, प्रथम गोलमेज सम्मेलन को समझो बेटा। सबसे पहले तो गोलमेज सम्मेलन क्या है उसको समझो। देखो बेटा ध्यान से, अब कोई भी कमेंट से बचने की कोशिश करो, और यहां पे जो कहानी चलेगी उसके हिसाब से फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। ध्यान से देखो, पहले कहानी पढ़ेंगे और फिर खटाखट सवाल होंगे। तो ये बात हो रही है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही है बेटा, ध्यान से देखो। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अब ध्यान से सुनो बेटा, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है 1930 में, 1930 में। अब ध्यान से सुनो, सभी लोग ध्यान से सुनो, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो बेटा ध्यान से, नहीं इसका थ्योरी नहीं हुआ, इसका थ्योरी अभी बता रहे हैं, ध्यान से देखो। होता क्या है, तुम सबको याद होगा, हम लोगों ने वो याद है अपना वो साइमन कमीशन, याद होगा तुम सबको। साइमन कमीशन हिंदुस्तान आया था 3 फेब को, है ना, 1928 में साइमन कमीशन आया था। 7 मेंबर्स आए थे सर जॉन साइमन के साथ, जॉन साइमन लीडर था इसलिए साइमन कमीशन बोल रहे हैं। तो साइमन कमीशन आया था 3 फेब 1928 को, तुम सबने पढ़ा है ये, आया और अप्रैल में तुरंत हमने भगा भी दिया उसको, अप्रैल 1928 में भाग भी गया, क्योंकि लाला लाजपत राय को सर में चोट लग गई थी जब साइमन कमीशन लाहौर गया था, है ना, लाठी चार्ज हुआ था वहां पे। साइमन कमीशन के पहुंचने के बाद साइमन कमीशन वहां पहुंचा, लाला लाजपत राय भीड़ को इकट्ठा करके उनके खिलाफ हंगामा कर रहे थे,
पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, लाला लाजपत राय की लाठी जो है वो सर पे पड़ गई, और जब उनके लाठी सर पे पड़ गई तो वो सीरियसली हेड इंजर्ड हो गए और वो बिस्तर पे ही थे। तो जो साइमन कमीशन उस लाला लाजपत राय की चोट लगने की वजह से जब भागा यहां से कि भाई हमारे चक्कर में तो इनके एक बड़े लीडर को चोट लग गई है, तो वो अपनी जान बचा के भागे। साइमन कमीशन वाले सातों के सातों मेंबर्स जब पहुंचे तो तुम्हें याद होगा वो लॉर्ड बिरकन हेड को कंप्लेंट की थी कि हमें तो काम ही नहीं करने दिया, हम तो वहां गए तो जगह जगह हंगामा हो रहा है, अब हम क्या करें बताओ। तो ये तो वापस लौट गए थे साइमन कमीशन। तो अब जो साइमन कमीशन वहां वापस जा चुका था 1928 में, उस साइमन कमीशन ने ब्रिटेन में बैठे बैठे ही अगले 10 साल का संविधान तैयार कर लिया हमारा। ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। तो जो साइमन कमीशन हिंदुस्तान आया था, हिंदुस्तान के अगले 10 साल का संविधान बनाने के लिए, उसको हमने यहां पर तो संविधान बनाने नहीं दिया, ना दोबारा उनको आने दिया। तो वो साइमन कमीशन ब्रिटेन में बैठा हुआ है और अब 1930 में साइमन कमीशन ने अगले 10 साल का संविधान बना दिया भारत का, और ऐसा संविधान जिसके हिसाब से अंग्रेज हमारे ऊपर अगले 10 साल रूल करेंगे। हम यहां ये सोच के बैठे हैं कि हमें आजादी कब मिले, ये ससुरे सोच के बैठे हैं कि अगले 10 साल हम इनके ऊपर कैसे रूल करें। तो इन्होंने संविधान बना लिया। अब जिस टाइम पे इन्होंने संविधान बनाया साइमन कमीशन ने, तो इस टाइम पर हमारे जितने भी आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, फेमस लीडर्स हैं, सारे के सारे तो वो डांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के चक्कर में जेल में पड़े हुए हैं, है ना भाई। जितने भी बड़े बड़े फेमस लीडर्स हैं हमारे, गांधी जी को मिला के, सरोजिनी नायडू मिला के, जवाहरलाल नेहरू मिला के, सुभाष चंद्र बोस मिला के, सब तो जेल में है। और जो छुटभइये नेता हैं हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो छुटभइये नेता हैं, वो जेल के बाहर हैं। तो हमारे छुटभइये नेताओं को साइमन कमीशन की तरफ से एक लेटर आता है, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से एक लेटर आता है, ब्रिटिश संसद की तरफ से एक लेटर आता है हमारे छुटभइये नेताओं के पास कि वो हमने जो साइमन कमीशन भेजा था ना आपके पास, ध्यान से देखो, हमने जो साइमन कमीशन भेजा था ना आपके पास 1928 में, आपने उसको संविधान तो बनाने नहीं दिया। तो अभी हमारे उस साइमन कमीशन ने 2 साल बाद संविधान बना लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया है। तो आप ऐसा करो, जितने भी लोग कांग्रेस के लीडर जितने भी बाहर हैं, आप सब ऐसा करो लंदन आ जाओ। तो लंदन में हम लोग फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कर रहे हैं, तो आप लोग लंदन आ जाओ सारे के सारे आईएनसी वाले, क्योंकि आईएनसी पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है। आईएनसी पूरे देश की पार्टी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसके बाद अपना पारसी बुद्धिस्ट जैन सबकी पार्टी है। तो आईएनसी के जो मेंबर्स जेल के बाहर हैं, वो आप लोग लंदन आ जाओ, डिस्कस कर लेते हैं कि अगले 10 साल संविधान ये वाला हमने बनाया, इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। आप लोग थोड़ा अप्रूवल दे दो, है ना भाई, परमिशन दे दो, इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो हमारे छुटभइया नेता बोल रहे हैं कि भाई ऐसा है, हम खुद हैं छुटभइये नेता, हमारे जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स हैं वो जेल में हैं। अगर आपको परमिशन लेनी है उस संविधान पर जो साइमन कमीशन ने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन पर जो साइमन कमीशन ने बनाया है, उसको अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो हमारे जो लीडर्स हैं उनको जेल से बाहर निकालो और उनसे डिस्कस करो, वही आएंगे, हम थोड़ी आएंगे भाई। बड़े लीडर वो हैं, हम क्यों लंदन आए आपसे बात करने के लिए, वो आएंगे। कल को हम आगे, पता चला बाद में उन्होंने हमारी सुताई कर दी फिर, तो हम तो नहीं आएंगे, हमारे बस की बात नहीं है ये बड़ा फैसला लेने की। हमारे जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं वो सारे जेल में, आप उनको जेल से निकालो, उनसे बातचीत करो। तो अंग्रेज बोल रहे देखो भाई, आना है तो आपको ही आना है, उनको तो हम जेल से बाहर निकालेंगे नहीं अभी। बोला ठीक है, फिर ऐसी तैसी कराओ अपनी, हम तुम्हारे इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में तुम कंडक्ट कर रहे हो अगले 10 साल के संविधान को डिस्कस करने के लिए, हमारी तरफ से ठेंगा है भाई। हम छुटभइये नेता हैं, हम हमारे जो बड़े नेता हैं उनको धोखा नहीं दे सकते। अगर वो जेल में है तो हम उनके पीछे, उनके बिहाफ पर कोई साइन नहीं करने वाले कहीं पर। हम बहुत चालू हैं, तुम हमको बेवकूफ मत समझो, हम नहीं आ रहे। तो आईएनसी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जाने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स जेल में थे और छुटभइये नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं है कि बड़े नेताओं से पूछे बिना चले जाए लंदन, और पूछ के भी नहीं जा सकते, इतनी हिम्मत नहीं है। तो याद रखना, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मना कर दिया प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से। और ये लंदन में कंडक्ट हो रहा है भाई 12 नवंबर को, 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन कंडक्ट हो रहा है लंदन में। आईएनसी ने तो मना कर दिया। अब एक बात बताओ, जब आईएनसी ने मना कर दिया, ध्यान से देखो,
ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, साला कमेंट में बातचीत मत करो तुम लोग, इधर ध्यान से देखो। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई हम तो नहीं आ रहे, अब तुम देख लो। अब आईएनसी का ना जाना अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी बात है यार, क्योंकि आईएनसी ही अकेली पार्टी है जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है। अगर आईएनसी वहां जाके उस संविधान पे साइन कर देगी ना कि भाई ठीक है हमारी तरफ से परमिशन है इसको लागू करो, तो ये लागू कर देंगे उस संविधान को पूरे देश के ऊपर। इतनी इंपॉर्टेंस है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। पर आईएनसी के लीडर्स ने साफ मना कर दिया कि इंपॉर्टेंट लीडर्स जेल में है और हम छुटभइये नेता है, हम तो आएंगे नहीं, उनको जेल से निकालो, उनको बुलाओ। इन्होंने बोला उनको तो नहीं बुलाएंगे, तो बोला हम तो कोई नहीं आ रहे फिर, तो आईएनसी ने मना कर दिया। आईएनसी ने मना कर दिया, ये बड़ा मौका है किसके लिए? मुस्लिम लीग के लिए। मुस्लिम लीग को लग रहा है कि भाई आईएनसी तो जा नहीं रही, अब तो हम ही सबसे बड़ी पार्टी है, हम ही डिसाइड करके आएंगे भारत का भविष्य, हम ही डिसाइड करके आएंगे भारत के ऊपर कौन सा संविधान लागू होगा। तो ये लोग जो हैं ये थैला लेके चलते बने, ये थैला लेके चलते बने कि भाई अब तो हम ही बड़ी पार्टी है, आईएनसी तो जा ही नहीं रही, तो हम डिसाइड करके आएंगे हिंदुस्तान का संविधान। तो ये ससुरे मुस्लिम लीग वाले जो है पहुंच गए वहां पर, ठीक है, इनको बुलाया भी नहीं है, बस ऐसे ही पहुंच रहे हैं। अब अगर कट्टर मुसलमान पहुंचेंगे, ये एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स हैं, मैं एक चीज फिर से बता रहा हूं तुम्हें कि जो मुस्लिम लीग के मुसलमान हैं वो बकवास है। इंडियन नेशनल कांग्रेस में इतने सारे मुस्लिम्स हैं वो बहुत बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि उनकी सोच बहुत बढ़िया है, इनकी सोच घटिया है, ये सिर्फ विभाजन करवाना जानते हैं, पार्टीशन करवाना जानते हैं। तो मुस्लिम लीग के जो लीडर्स हैं वो चले पड़े कि आईएनसी तो जा नहीं रही, हम ही सबसे बड़ी पार्टी है, अब तो चलते हैं। अब अगर कट्टर मुसलमान जाएंगे तो कट्टर हिंदू भी जाएंगे। कट्टर हिंदुओं की एक पार्टी थी हिंदू महासभा, हिंदू महासभा, हिंदू महासभा भी चली गई। भाई अगर ये जाएंगे कट्टर मुस्लिम तो कट्टर हिंदू जा रहे। और उसके बाद जो ना हिंदू है ना जो मुसलमान है उन्हें बोलते हैं हम लिबरल्स। लिबरल्स जो थोड़े स्वतंत्र रूप से बोलने वाले लोग हैं, जो किसी का भी साथ नहीं देते, इनके अपने विचार हैं, कुछ ज्यादा न्यूट्रल लोग हैं ये, ठीक है, ना ये आईएनसी के सपोर्टर है ना ये मुस्लिम लीग के सपोर्टर हैं, इनका अपना ही लॉजिक चल रहा है, ठीक है। तो लिबरल्स भी गए, जो थोड़े स्वतंत्र किस्म के लोग हैं वो भी गए, और एक गए यहां पर बी.आर. अंबेडकर। अब तुम बोलोगे सर बी.आर. अंबेडकर तो कांग्रेस के आदमी थे, ये तो कांग्रेस तो नहीं गई है, तो फिर ये क्या कर रहे हैं? बेटा बी.आर. अंबेडकर भली कांग्रेस के आदमी, पर ये कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने नहीं गए, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने नहीं गए, ये गए हैं दलितों को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि ये दलितों के लिए कुछ चाहते हैं। दलित यानी जो हमारे उस जमाने के शेड्यूल्ड कास्ट हैं, ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बिल्कुल। अब क्या होता है कि आईएनसी गई नहीं, बाकी लोग चले गए, बाकी लोग चले गए। अब वहां जब ये पहुंचे, लंदन पहुंचे, तो वहां पे जो अंग्रेज हैं वो इनको देख के सोच रहे भाई यार जो आने चाहिए थे वो तो आए नहीं, ये कहां से आ गए सारे के सारे नमूने। तो बेटा होता क्या है कि इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, अब क्योंकि अपने आप में इस तरह की पहली मीटिंग है, पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस है जो हो रही थी जिसमें भारतीयों को अंग्रेजों ने अपने बराबर का दर्जा दिया कि आओ एक ही टेबल पे बैठते हैं और आराम से डिस्कस करते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा था कि हिंदुस्तानियों को इतनी इज्जत दी जा रही है कि आओ लंदन आपस में मिलकर डिस्कस करते हैं कि अगले 10 साल का ये जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट है, संविधान है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। आईएनसी ने साफ मना कर दिया, तो ये लोग पहुंच गए। ये लोग बस वहां पे चाय पानी का खर्चा करवा के आ गए, क्योंकि आईएनसी नहीं गई, क्योंकि आईएनसी नहीं गई तो ये पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस हो गई फेल, पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। पर तुम्हें एक चीज याद रखनी, क्योंकि अपने आप में पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, अपनी आप में इस तरह का पहला गोलमेज सम्मेलन है, तो इस गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? 12 नवंबर को इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किया है, इनॉग्रेशन किया है उस जमाने के ब्रिटेन के राजा ने। और ब्रिटेन का राजा तुम सब जानते हो, दिल्ली दरबार वाला जॉर्ज फिफ्थ, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ मतलब जॉर्ज पंचम। तो जॉर्ज फिफ्थ ने इसका उद्घाटन किया, ठीक है। उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किया है जॉर्ज पंचम ने, इनॉग्रेशन किया जॉर्ज पंचम ने। और इस पूरी की पूरी सम्मेलन का, मीटिंग का जो हेड बना, अध्यक्ष बना, चेयरमैन बना राजा का ही प्रधानमंत्री, राजा का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड बना इस पूरी मीटिंग का चेयरमैन। और मैं आप सबको बता दूं 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, 1930 में एक, 1931 में एक, 1932 में एक। तीनों लगातार जो साल हैं, 3 जो कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स हैं, इनमें एक एक करके 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं और तीनों का चेयरमैन रहा है
रैमजे मैकडोनाल्ड, जो राजा का प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल चाय समोसे का खर्चा बढ़वा के आ गए, क्योंकि अंग्रेजों को मजा ही नहीं आया इनसे बात करके। बोला इनसे क्या बात करें भाई, मुस्लिम लीग मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है सिर्फ, तो सिर्फ मुसलमानों के लिए थोड़ी आ रहा है संविधान। हिंदू महासभा हिंदुओं को रिप्रेजेंट करती है, तो सिर्फ हिंदुओं के लिए थोड़ी आ रहा है संविधान। लिबरल्स ये ससुरे कहीं के नहीं है ना, तो ये किसी के मतलब ये तो सबके लिए आ रहा है, इनका क्या जरूरत है। बी आर अंबेडकर वहां जाके दलितों के लिए बोल रहे हैं कि हमें जिस तरह से आपने मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का, पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया हुआ है, उनके लिए कुछ सीट रिजर्व की हुई हैं जिन पर उन्हीं के कैंडिडेट्स चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, उन्हीं के चुनाव लड़ेंगे, उन्हीं के लोग वोट डालेंगे और वही जीतेंगे। वैसा ही कुछ हमारे लिए भी कर दो मालिक। यानी हम दलितों का एक्सप्लॉइटेशन हुआ है हजारों सालों से, ये तो बिल्कुल सही बात है। दलितों का एक्सप्लॉइटेशन हुआ है हमारे समाज में हजारों सालों से। तो ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से मुसलमान लोगों को अपलिफ्ट किया जा रहा है, उनकी राजनीतिक तरक्की की जा रही है, वैसे ही हम दलितों का भी अधिकार है राजनीतिक रूप से तरक्की करने का। तो आप लोग हमारे लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र रिजर्व कर दो कि इन सीटों पर दलित ही चुनाव लड़ेंगे, दलित ही वोट डालेंगे और दलित ही जीतेगा। फिर तो कम से कम हमारे लोग जब पॉलिटिक्स में आएंगे तो हमारे समाज का कुछ तो भला करेंगे। तो हमें कृपया करके पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दो। पर अंग्रेजों का मूड खराब हो गया था, क्योंकि आईएनसी नहीं आई थी, जिसका वो इंतजार कर रहे थे वो नहीं आई, और उनका जो इतना संविधान उन्होंने बनाया वो धरा का धरा रह गया। ठीक है, और इस तरीके से ये कॉन्फ्रेंस हो गई फेल। तो अब मुझे एक बात बताओ, हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? अब बताओ, अब तो तुम्हें मालूम है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन है, जल्दी जवाब दो। हिंदू महासभा, औशिक, एचएम का मतलब हिंदू महासभा। अब तो तुम्हें मालूम है आंसर, बिल्कुल रैमजे मैकडोनाल्ड, है ना। अब क्वेश्चन हो गया सॉल्व, रैमजे मैकडोनाल्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, विच नोटेबल इंडियन लीडर अटेंडेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस उल्लेखनीय भारतीय नेता ने भाग लिया? अब तुम मुझे बताओ, महात्मा गांधी गए थे क्या? ये तो जेल में थे। जवाहरलाल नेहरू गए थे क्या? ये भी जेल में थे। बी आर अंबेडकर ये तो गए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भी जेल में थे। ये तीनों तो जेल में है, ए, बी और डी, उसी सविनय अवज्ञा आंदोलन में। बी आर अंबेडकर गए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। देखा सवाल हो रहे हैं ना, बिल्कुल। तो तुम्हारे ही एग्जाम के पूछे हुए सवाल हैं, रेलवेज में पूछे गए एग्जाम्स के सवाल हैं, और तुम आराम से कर पा रहे हो क्योंकि अब तुम्हें कहानी पता चलती जा रही है। उसके बाद, व्हाट वाज अ मेजर रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? प्रथम गोलमेज सम्मेलन की विफलता का प्रमुख कारण क्या था? जवाब दो, जवाब दो। बिल्कुल सरोज, सवाल हमरे, जवाब तुमरे। जल्दी बताओ रे, इसका जवाब दो। बिल्कुल, बॉयकॉट बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी ने बहिष्कार कर दिया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, इसीलिए ये फेल हो गई। आईएनसी गई नहीं, अंग्रेजों को मजा ही नहीं आया बाकी लोगों से बातचीत करके, क्योंकि आईएनसी पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है। वही नहीं पहुंचेगी तो फिर किससे बात करके, मतलब किसी से बात करके कोई सेंस ही नहीं है भाई, क्योंकि वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते नहीं, वो एक सिंगल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ टर्म अग्रीड अपॉन इन द गांधी इरविन पैक्ट? गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से किस शर्त पर, शब्द की जगह होगा शर्त, शर्त पर सहमति व्यक्त की गई थी? अब ये जो सवाल है ये तुमसे होगा जब मैं इसकी कहानी बता दूंगा। एक बार इसकी कहानी समझ लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड जो भी 2-3 क्वेश्चन है सब निपटा दोगे तुम। छोटी सी कहानी, ध्यान से देखो भाई। तुम सबको मालूम है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई फेल। अंग्रेजों को लगा झटका कि यार हमने पहली बार कोई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करी, इस तरह की कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करी जहां पे हम हिंदुस्तानियों को मौका दे रहे थे कि आओ हमारे बराबर बैठ के डिस्कशन करो हमसे, अगले 10 साल का संविधान तय करते हैं। इन्होंने तो हमारी बेइज्जती कर दी। आईएनसी के छुट भैये नेताओं ने, जिनको साला हम कुछ नहीं समझते, वो हमको बोल रहे हैं हम तो नहीं आ रहे, इन्होंने तो हमारी बेइज्जती कर दी, बाकी लोग आ गए वो नहीं आए, ये क्या हमसे बड़े हो गए? इस तरीके से इनके दिमाग में बात आने लगी। तो अब इनके ऊपर प्रेशर है कि यार अगर आईएनसी से अप्रूवल नहीं लिया और संविधान लागू कर दिया तो आईएनसी वाले और पूरा देश हंगामा कर देगा, इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और कंडक्ट कर लेते हैं, सेकंड वाली,
1931 में। एक बार फिर से बुला के देखते हैं, क्या पता इस बार आ जाएंगे, अप्रूवल दे देंगे और अगले 10 साल का झंझट खत्म हो जाएगा। मतलब इनको किसी भी तरीके से संविधान लागू करना है बेटा, समझ में आ रही है बात? इनको किसी भी तरीके से संविधान लागू करना है, बस एक बार आके अप्रूवल दे दो। तो अब क्या हुआ, अब इस टाइम पे 1931 में अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होना है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मैं इसको आरटीसी लिखता हूं शॉर्ट में ना, समझ में आ जाएगा सभी को। देखो ध्यान से देखो, अरे दिलीप बाबू रुको तो, क्या सवाल पूछ रहे हो? किसमें कितने मेंबर थे भाई, किसमें कितने मेंबर थे, इसमें कितने मेंबर थे, इसमें मतलब किसमें? देखो भाई ध्यान से, 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है सितंबर से दिसंबर के बीच में। सितंबर से दिसंबर के बीच में 1931 में क्या होने वाली है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब अंग्रेजों के ऊपर दबाव है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर दबाव है यार, आईएनसी को बुलाना पड़ेगा वरना ये संविधान लागू नहीं हो पाएगा। और अगर संविधान लागू नहीं हो पाया तो हमारी सिचुएशन तो ऐसी है जैसे कि धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, क्योंकि ना साला हम इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, मतलब हमें पता ही नहीं चलेगा हमें कितने साल रूल करना है। एक बार ये संविधान पे साइन कर दे तो हमें ये तो पता चल जाएगा कि 10 साल तक तो हम हटने नहीं वाले, पर अगर इन्होंने साइन नहीं किया तो मतलब ये तो कभी भी कुछ भी कर देंगे, आंदोलन कर देंगे, कुछ कर देंगे और हमारी ऐसी तैसी कर देंगे, तो साइन करवाना जरूरी है। तो 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है सितंबर से दिसंबर के बीच में। अब क्या होता है, ये सोच रहे हैं कि यार इस वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो आईएनसी को बुलाना ही पड़ेगा, आईएनसी को बुलाना ही पड़ेगा। ध्यान से देखो बेटा, अच्छा दिलीप, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कितने मेंबर थे बेटे? ज्यादा से ज्यादा 25-30 मेंबर्स गए बस, ठीक है। ध्यान से देखो, तो क्या होता है कि अब अंग्रेजों ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने दबाव डाला उस टाइम के वायसरॉय के ऊपर जो हिंदुस्तान में था। भाई हिंदुस्तान में जो उस वक्त हेड था हमारा, हिंदुस्तान में जो हेड था उस वक्त वो था वायसरॉय लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो है हिंदुस्तान आया था वायसरॉय बनके 1927 में, और 31 में इसका लास्ट ईयर चल रहा है, यानी जिस साल की हम बात कर रहे हैं इसका लास्ट टाइम चल रहा है यहां पर, इसको जाना है कुछ महीनों में। पर इसके ऊपर इतना दबाव आ गया, इसको बोला भाई सुन, क्योंकि इसके टाइम में इसके पूरे टेन्योर में कांड हुए हैं, तो इसको बोल रहे भाई तू ना पनौती है साला, जब से तू वायसरॉय बन के गया है तेरे टाइम पे हमारा जो साइमन कमीशन है वो फेल हो गया 1928 में। तेरे टाइम पे नेहरू रिपोर्ट्स पास कर दी हिंदुस्तानियों ने इतनी बढ़िया तरीके से, मतलब तू नेहरू रिपोर्ट को रोक नहीं पाया। उसके बाद तेरे टाइम पे बारदोली सत्याग्रह सक्सेसफुल हो गया, होना ही नहीं चाहिए था। फिर तेरे टाइम पे लाहौर का सेशन हो गया जिसमें नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की डिमांड कर दी और सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। तेरे टाइम पे डांडी मार्च सक्सेसफुल हो गया। तेरे टाइम पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया। तेरे टाइम पे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। ससुरे तू पनौती है। लॉर्ड इरविन की भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ऐसी तैसी कर दी। अब इरविन के ऊपर बोल रहे हैं भाई देख, तुझे अगर अपने करियर पे कोई दाग नहीं चाहिए, ध्यान से देखो बेटा, अगर तुझे अपने पूरे, बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल इसी टाइम पर हुआ था, अभी आएगा आगे, बोला कि अगर तुझे अपने करियर पे कोई दाग नहीं चाहिए तो भाई ऐसा है तेरे पास कुछ 4-5 महीने हैं और तू किसी भी तरीके से आईएनसी के लोगों को कन्विंस कर, बुला उन्हें कि वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए। अगर तू कन्विंस नहीं कर पाया तो भाई तू ऐसा है अपने करियर पे बहुत बड़ा कलंक लगवाएगा हमसे। अब इरविन के ऊपर दबाव है कि ससुरा 4-5 महीने का टाइम है, आईएनसी के सारे लीडर्स जेल में हैं, कैसे कन्विंस करूं भाई उन्हें कि तुम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में जाओ। तो इसने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बोला कि यार तुमने उनको जेल में पटकवाया हुआ है और फिर तुम मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं उनको वहां भेजूं। अब या तो वो जेल में रहेंगे या कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे। बोला हमें नहीं मालूम, तेरे को जो करना है कर, जेल से निकाल, बाहर निकाल, बातचीत कर, जो करना है कर, पर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आईएनसी का आना जरूरी है वरना हम संविधान लागू नहीं कर पाएंगे और हम अटके रह जाएंगे कि भाई आगे कैसे करें। तो तेरे को इस बार इनको कन्विंस करना पड़ेगा। बोला ठीक है, फिर मेरे को फ्री हैंड छोड़ो, मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूंगा क्या करना है। बोला ठीक है, तेरे को फ्री हैंड छोड़ दिया, अब तेरे को जो करना है कर। तो होता क्या है, ध्यान से सुनो, तो होता क्या है, लॉर्ड इरविन ने तुरंत 1931 में जनवरी के मंथ में ही, साल के शुरुआत में ही, जनवरी 1931 में ही
गांधी जी को रिलीज कर दिया, क्योंकि मेन आदमी तो यही है ना भाई, इन्हीं से बात करनी पड़ेगी। गांधी जी को रिलीज कर दिया और धीरे धीरे करके कुछ 10-15 दिन के गैप में धीरे धीरे करके 10-10-15 दिन में एक एक लीडर को छोड़ते चले गए। और गांधी जी को सबसे पहले छोड़ा और गांधी जी को बोला इरविन ने कि गांधी जी आप ऐसा करो, क्योंकि अब दिल्ली कैपिटल है इस टाइम पे, दिल्ली क्या है, कैपिटल है, कलकत्ता थोड़ी है। तो गांधी जी को बोला कि गांधी जी आप ऐसा करो, दिल्ली आ जाओ और 5 मार्च को एक मीटिंग कर लेते हैं, थोड़ा मेरे लिए भी जरूरी है, आपके लिए भी कुछ फायदा हो जाएगा। गांधी जी को इरविन ने इनवाइट कर लिया दिल्ली में 5 मार्च को कि एक मीटिंग करते हैं। गांधी जी ने बोला ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाता हूं। 5 मार्च को गांधी जी पहुंच गए। अब 5 मार्च को जब गांधी जी पहुंचे तो भाई अब गांधी जी और इरविन के बीच में डील होती है। अब तुम देखो गांधी इरविन पैक्ट। पहले मुझे एक बात बताओ, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताना, पहले मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखो, मुझे एक बात बताओ कि ये जो गांधी इरविन पैक्ट है, गांधी इरविन समझौता है, इसकी जरूरत गांधी जी को है कि इरविन को है? ये मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, गांधी या इरविन, कोई एक नाम ले दो भाई। गांधी इरविन पैक्ट की जरूरत किसको है, गांधी जी को या इरविन को? ये बताओ तुम सभी लोग जल्दी से। इरविन को जरूरत है कि गांधी जी को जरूरत है? बहुत बढ़िया, इरविन को जरूरत है। उस ससुरे को अपने आप को पनौती कहलवाने से बचाना है, क्योंकि उसके ऊपर दबाव, उसके करियर की वाट लगी पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया। तो ज्यादा जरूरत किसकी है, इरविन की है। तो इरविन ने गांधी जी को बुला लिया 5 मार्च को दिल्ली में। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा समझौता, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट, क्योंकि दिल्ली में हो रहा है, इस वजह से गांधी इरविन पैक्ट को बेटा सभी लोग याद रखो, दिल्ली पैक्ट भी बोला जाता है, दिल्ली समझौता भी बोला जाता है, दिल्ली समझौता भी बोला जाता है। और इस समझौते में क्या हुआ देखो, इस समझौते में अच्छा मुझे एक बात बताओ, इरविन का गोल क्या है? इरविन का गोल क्या है समझौते से? जल्दी से रिस्पॉन्ड करो। इरविन क्या चाहता है? इरविन क्या चाहता है इस समझौते से? गांधी जी क्या माने, क्या करें गांधी जी, बताओ। बिल्कुल लुप लुप हो रही है इरविन की। तो मुझे ये बता दो बस कि इरविन चाहता क्या है गांधी जी इस पूरे के पूरे इस पैक्ट से? गांधी जी क्या करें इसके लिए? बिल्कुल आईएनसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चली जाए, सेकंड वाली में, लंदन। ये चाहता है इरविन, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर ले आईएनसी और गांधी जी। गांधी जी तो आईएनसी के लीडर हैं, गांधी जी चले जाएं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, मजा आ जाएगा इसको, क्योंकि इसका पनौती का टैग हट जाएगा। तो यहां पर देखो, अब इरविन जो है, हम एक तरफ लिखते हैं इरविन, एक तरफ लिखते हैं गांधी। ध्यान से देखो, ये इरविन, इधर गांधी। तो क्योंकि जरूरत इरविन की है पहले, तो इरविन बोलता है गांधी जी को, गांधी जी देखो मैंने आपको बुलाया, एक आपसे फेवर चाहिए, मुझे एक फेवर चाहिए, एक मदद कर दो मेरी। गांधी जी ने बोला बताइए क्या मदद कर सकते हैं? बोला आप ऐसा करो, आप आईएनसी के इतने बड़े लीडर हो, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप चल पड़ो हमारे साथ लंदन। बोला आप भले वहां पे कुछ जाके करो ना करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आप उस संविधान को मानो ना मानो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे ऊपर से ये टैग हटवा दो पनौती का। मेरा करियर का सवाल है, मेरे करियर की ऐसी तैसी हो जाएगी अगर मैं आपको या आईएनसी को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं ले जा पाया। गांधी जी ने बोला ठीक है, मैं अगर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चला भी जाऊं या आईएनसी चली भी जाए, तो आप इसके बदले क्या करोगे, हिंदुस्तानियों के लिए क्या करोगे ये बताओ। इरविन बोल रहा है जो आपको चाहिए वो डिमांड कर दो, इसके बदले मैं आपको दे दूंगा, बस आजादी मत मांगना मालिक, आजादी नहीं दे पाएंगे अभी, उसके अलावा जो मांगोगे वो देंगे। गांधी जी ने बोला ठीक है ऐसा करो, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरी एक कंडीशन है, मेरी एक कंडीशन, बस कंडीशन ये है कि जितने भी इनोसेंट प्रिजनर्स आपने कैद किए हुए हैं, जितने भी इनोसेंट प्रिजनर्स हैं जिनकी कोई गलती नहीं है, आपने कैदी बना के रखे हुए हैं। भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी को देखने आए थे ना लोग, सारे लोग तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे उस मूवमेंट में, कुछ तो गांधी जी को देखने आए थे, तो वो इनोसेंट लोग थे, मासूम लोग थे बेचारे, वो निर्दोष थे। बोला उन निर्दोष कैदियों को आप छोड़ दो, उनकी कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ मुझे देखने आए थे, बोला वो छोड़ दो और उसके बाद मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैं चला जाऊंगा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इरविन को लगा यार गांधी जी तो बहुत हल्की डिमांड कर रहे हैं, इरविन को लग रहा, ध्यान से देखो, बिल्कुल बिल्कुल आकाश, बिल्कुल ध्यान से देखो, इरविन को लगा यार गांधी जी तो बहुत छोटी डिमांड कर गए, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इरविन एकदम एक्साइटेड हो गया, इरविन बोल रहा है गांधी जी कोई दिक्कत नहीं है,
आप अगर इतनी बड़ी बात मान रहे हो हमारी, तो मैं आपकी इतनी बात तो मान ही सकता हूं। सारे के सारे जो भी हजारों कैदी हमने कैद किए हुए हैं वो आपके रिलीज हो जाएंगे कुछ दिनों में, बस टेंशन ना लो। तो गांधी जी ने बात मान ली इसकी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की कि ठीक है भाई, मैं आईएनसी की तरफ से या मेरे कुछ साथी जो है आईएनसी की तरफ से जाएंगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ये चीज मान लो, इनोसेंट प्रिजनर्स को छोड़ दो। अब इरविन हल्के में ले गया गांधी जी को। अब गांधी जी हल्के थे दिखने में, ये थोड़ी कि तुम हल्के में ले जाओगे। तो इरविन गांधी जी को बोल रहा है, गांधी जी जैसे वो बांडिया नहीं है, बांडिया, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, बांडिया, मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया है तो एक चिप्स का पैकेट और ले ही लेते हैं, है ना भाई, वही वाला। इसको लग रहा है कि यार गांधी जी तो बहुत अच्छे मूड में है ना भाई गांधी जी जो है वो तो अच्छे मूड में, तो एक डिमांड और पूरी करवा लेता हूं, एक डिमांड और पूरी करवा। ये ससुरा बांडिया बन रहा है यहां पर, ये बांडिया बन रहा है, मालिक थोड़ा खर्चा और कर लेते हैं। तो यहां पर क्या होता है, ध्यान से सुनो। गांधी जी को बोल रहा है कि गांधी जी वो ना, वो जो नमक कानून जो था हमारा 1882 वाला, उसके चक्कर में आपने डांडी मार्च करवा दिया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करवा दिया। वो मैं ये कह रहा था कि वो गुजरात के जो तटीय क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं ना गांधी जी, वो अभी भी नमक बना रहे हैं, चोरी छुप के नमक बनाते हैं और सस्ते में बेच रहे हैं। हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है, गांधी जी थोड़ा सा रहम करो। और आपकी बात सुनेंगे वो, आप उनको बोल दो भाई ऐसे नमक मत बनाओ, गलत तरीका है, अंग्रेजी नमक बनाएंगे और नमक बेचेंगे। गांधी जी का दिमाग घूम गया। भाई मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, बात यहीं खत्म हो गई थी, ध्यान से सुनो, यहीं खत्म हो गई थी बात। गांधी जी ने इसकी बात मान ली, इसने गांधी जी की बात मान ली, बात यहीं खत्म हो गई थी, डील यहीं खत्म हो गई थी। पर इस ससुरे को, तुम्हें पता है ना वो उड़ता तीर, तीर जा रहा है उड़ता हुआ, इस ससुरे को ये उड़ता हुआ तीर जो है ना भाई, समझ गए, उड़ता हुआ तीर लेने की थोड़ी सी खुजली थी। तो तीर को बोल रहा है, हे तीर तुम कहां चले, उड़ते हुए कहां जा रहे हो, इधर आओ, तुम्हारी जगह तो इधर है। तो भाई साहब इसने लिया है उड़ता तीर, समझ में आया कि नहीं, ध्यान से देखो बेटा। तो क्या होता है कि इसने उड़ता तीर लिया, बात यहीं खत्म हो गई। गांधी जी को बोल रहा है वो कोस्टल इलाकों में जो लोग हैं वो नमक बना के इलीगल तरीके से बेच रहे हैं, सस्ते में बेच रहे हैं, गांधी जी हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है, कुछ करो। आपकी बात सुनते हैं, आपके कहने पर वो मान जाएंगे, नमक नहीं बनाएंगे। गांधी जी बोल रहे सुन भाई, 1882 का नमक कानून लाके जो तुमने नमक बनाने का राइट अपने पास रखा, नमक बेचने का जो अपना राइट अपने पास रखा, ये तुम्हारा तो था ही नहीं। 1882 से पहले गुजरात के तट पर गुजरात के लोग ही नमक बनाते थे, तुमने उनका काम धंधा छीन लिया। गांधी जी का मूड खराब हो गया सुनते ही। गांधी जी बोले तुमने उनका काम धंधा छीना है, वो तुम्हारा क्या काम धंधा छीन रहे हैं, तुमने पहले उनका काम धंधा छीना। और बोला ये नहीं हो सकता, गुजरात के तट के लोग नमक नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा, उनका तो काम धंधा यही था, तुमने छीन के बैठे उनकी नौकरियां। बोला ये कुछ नहीं हो सकता, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट तभी खत्म होगा पूरी तरीके से, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरीके से तभी खत्म होगा, यानी वो तब ही रुकेंगे इस तरह से चोरी चुपके नमक बनाने से, जब तुम उन्हें राइट दोगे खुल के नमक बनाने का। बोला ऐसा है, ये तो आपको पूरा करना पड़ेगा। जो गुजरात के तटीय क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, उनका जिनका काम ही नमक बनाना है, उनको तो आपको परमिशन देनी पड़ेगी, तभी ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पूरी तरीके से रुकेगा। तो ये बोल रहा है कि वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को रुकवा दो, गलत तरीके से नमक बना रहे हैं वो, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अभी भी चल रहा है आपका, इसको खत्म करवा दो। गांधी जी बोल रहे हैं अपने आप खत्म हो जाएगा अगर तुम तटीय क्षेत्र के लोगों को, कोस्टल विलेजेस, तटीय गांवों के जो लोग हैं उनको नमक बनाने का राइट दे दो, कोस्टल विलेजेस के लोगों को सॉल्ट प्रोडक्शन का राइट दे दोगे तो अपने आप खत्म हो जाएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये फंस गया ससुरा, अब ये फंस गया भाई। अब इसको लग रहा है कि अगर मैंने ये बात नहीं मानी, गांधी जी की ये वाली बात नहीं मानी, तो गांधी जी का मूड खराब है। गांधी जी बोलेगा अगर तू ये नहीं मान रहा साले, मैं नहीं जा रहा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तू कर अपनी ऐसी तैसी। सही बात है, बात तो यहीं खत्म हो गई थी, उड़ता तीर लिया है भाई ने, ठीक है। और अब उड़ता तीर लिया तो गांधी जी ने ये शर्त रख दी, बोला ये जब होगा तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अब इरविन अगर इसको मना करेगा, नहीं गांधी जी ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो बोलेंगे गांधी जी भाई ऐसा, फिर ये भी पॉसिबल नहीं है। फंस गया ससुरा, ठीक है। और अब तुम देखो, हमने इनोसेंट प्रिजनर्स भी छुड़वा लिए और हमने कोस्टल विलेजेस के लोगों को सॉल्ट प्रोडक्शन राइट भी दिलवा दिया। और अब गांधी जी जाएंगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि इरविन ने ये दोनों बात मानी, क्योंकि माननी पड़ी, मजबूरी है, फंस गया। और गांधी जी को एक बात माननी पड़ी, ससुरा बहुत चालू बन रहा था, ठीक है भाई, इरविन की लुप लुप हो गई है, बिल्कुल ठीक है भाई आ गया स्वाद। तो अब मुझे एक बात बताओ,
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ टर्म अग्रीड अपॉन इन द गांधी इरविन पैक्ट? गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से किस शर्त पर सहमति व्यक्त की गई? जल्दी बताओ, जल्दी से इसको अटेम्प्ट करो। बिल्कुल, अब अटेम्प्ट कर जाओगे, बिल्कुल, शाबाश बच्चों, शाबाश। तो हिंसा में शामिल ना होने वाले राजनीतिक कैदियों की रिहाई, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो इनोसेंट है, जो वायलेंस में शामिल भी नहीं थे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये हो गई हमारी यहां की कहानी। अच्छा, एक और चीज, अब ये क्वेश्चन तो कर ही जाओगे, हाउ डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिस्पॉन्ड टू द गांधी इरविन पैक्ट? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गांधी इरविन समझौते पर क्या प्रतिक्रिया दी? जल्दी बताओ। गांधी जी ने आईएनसी के बिहाफ पर क्या डिसाइड किया? जल्दी बताओ। उन्होंने बोला कि भाई हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारी 2 कंडीशन मान लो। तो क्या हुआ? अब आंसर बताओ जल्दी से इसका। ये बात बहुत बढ़िया, बी, इट एक्सेप्टेड द पैक्ट एंड एंडेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसने संधि को स्वीकार कर लिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया, है ना भाई। राष्ट्रीय कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया डील को और बोला ठीक है, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म कर देंगे, क्योंकि इरविन भी दोनों कंडीशन मान चुका था। बिल्कुल, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वाला और करो, व्हाट डिड महात्मा गांधी अग्री टू डू एज अ पार्ट ऑफ गांधी इरविन पैक्ट? गांधी इरविन समझौते के तहत महात्मा गांधी क्या करने पर सहमत हुए? देखो, जितने क्वेश्चंस आए गांधी इरविन पैक्ट पे मैं सारे ले आया अभी तक, पिछले 4-5 साल में जितने आए हैं सब ले आया, अब तुम आराम से कर सकते हो। गांधी इरविन समझौते के तहत महात्मा गांधी क्या करने पर सहमत हुए? जल्दी बताओ। किसके लिए अग्री कर गए गांधी जी? बिल्कुल, कि टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी ने बोला ठीक है, अगर इरविन अपनी सारी चीजें मान रहा तो मैं भी मान रहा हूं, मैं भी जाऊंगा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो हो गया खेल, गांधी जी जाएंगे। ठीक है, चलो, अब एक लास्ट इवेंट है, जल्दी से देखो बेटा, लास्ट इवेंट। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द कराची सेशन? कराची अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखो ध्यान से भाई, कराची है यहां पर पाकिस्तान में, ये इधर कराची है, कोस्टल सिटी है, तटीय क्षेत्र है पाकिस्तान का। तो उस वक्त तो हमारा ही था ये, उस वक्त तो हमारा ही था कराची। तो 1931 में गांधी इरविन पैक्ट के बाद कराची सेशन होता है आईएनसी का, कराची अधिवेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अब तुम बोलोगे सर ये हुआ कब? तो बेटा ये हुआ है 26 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। तुम बोलोगे सर आपने तो बोला था कि एनुअल सेशंस होते थे साल के एंड में, ये तो शुरुआत में ही हो गया 26 मार्च से 31 मार्च के बीच में। अब तुम ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो भाई, गांधी इरविन पैक्ट हुआ, गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ है 5 मार्च को, है ना। गांधी इरविन पैक्ट जो है साइन हुआ है गांधी जी और इरविन के बीच में 5 मार्च को, ठीक है। अब ये जो गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ तो इसमें क्या हुआ, गांधी जी के और कांग्रेस के तो मजे आ गए, पर एक चीज याद रखो, हिंदुस्तान की जनता भड़क गई। हिंदुस्तान की जनता ने बोला कि गांधी जी अगर इन दोनों में से किसी एक डिमांड में आप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की माफी मांग लेते तो आपका क्या बिगड़ जाता। ध्यान से सुनो बेटा, हिंदुस्तान की जनता भड़क गई, बोला जब आपके पास इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी कि इरविन कुछ भी मानने को तैयार था, तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन आप ये रख देते कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी माफ करो, तब जाऊंगा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और इरविन की मजबूरी थी, वो मानता, पर आपने नहीं मानी ये बात, आपने डिमांड ही नहीं की। आप क्या मांग रहे हो, कोस्टल विलेजेस में सॉल्ट प्रोडक्शन के राइट दे दो और इनोसेंट प्रिजनर्स को अरे भैया वो छूट जाते अपने आप, इनोसेंट प्रिजनर्स अपने आप छूट जाते 1-1.5 साल में। कोस्टल विलेजेस में सॉल्ट प्रोडक्शन का राइट वापस बाद में ले लिया जा सकता था, पर जिन लोगों की जिंदगी अटकी हुई है, जिनको फांसी होने वाली है, उनकी तो जान बचा सकते थे गांधी जी। भाई हिंदुस्तान की जनता जो है, जिन्होंने गांधी जी को एकदम सर पे चढ़ा रखा था, एकदम से सर से उठा के फेंका है गांधी जी को। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? गांधी जी को एकदम से नजरों से उठा के नीचे कर दिया हिंदुस्तान की जनता ने, क्योंकि उस टाइम पे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हिंदुस्तान की जनता के हीरो बन चुके थे। और सबसे बड़ी बात क्या हुई, एक चीज मैं तुम सबको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गांधी जी ने एफर्ट्स लगाए नहीं,
उनकी फांसी को माफ करवाने के लिए या पोस्टपोन करवाने के लिए या सजा को कम करवाने के लिए। गांधी जी ने बहुत एफर्ट्स लगाए पिछले 1-2 साल के अंदर, पर इरविन बहुत जिद्दी था। इरविन नहीं माना कि वो उनकी फांसी माफ करे, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अंग्रेजों की ऐसी तैसी कर दी थी, और अंग्रेज ईगो में आ रखे थे कि भाई इनको तो मार रही है, इन्होंने हमें बहुत दुखी किया है। और सच में हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने इनको बहुत दुखी किया। तो इरविन माना ही नहीं। इरविन ने बोला कुछ भी हो जाए गांधी जी, इनको माफ नहीं करेंगे, इनको तो फांसी होगी, आप चाहे कुछ और मांग लो पर ये नहीं मिलेगा। तो गांधी जी ने बहुत बार लेटर भेजा इरविन को कि इनकी पोस्टपोन कर दो फांसी को, या फिर माफ कर दो, या उम्र कैद में कन्वर्ट कर दो, कुछ भी कर दो पर फांसी मत दो। पर इरविन नहीं माना। तो याद रखना कि गांधी जी की बहुत ज्यादा गलती इसमें नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था इरविन नहीं मान रहा, तो इनको लगा कि फिर मैं दूसरी कोई कंडीशन ले लेता हूं भाई, दूसरी कोई कंडीशन ले लेता हूं। पर हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ नहीं पाई कि गांधी जी ये दूसरी कंडीशन क्यों लेके आए। वो समझ ही नहीं पाए कि इरविन मान ही नहीं रहा है। वो समझ ही नहीं पाए कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी देके ही मानेगा इरविन। वो समझ नहीं रहे। उनको लग रहा है गांधी जी ने गलती कर दी, अपॉर्चुनिटी आई थी, मिस कर दी। तो गांधी जी के खिलाफ हो गया हिंदुस्तान, गांधी जी के खिलाफ हो गया हिंदुस्तान। और होता क्या है कि गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च को हुआ। गांधी जी के मुर्दाबाद होने के नारे लग रहे हैं अब, क्योंकि गांधी जी ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। और 23 मार्च को, 23 मार्च 1931 को हमारे तीनों फ्रीडम फाइटर्स को, जबरदस्त फ्रीडम फाइटर्स को फांसी दे दी गई लाहौर सेंट्रल जेल में। लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। और हुसैन वाला करके एक जगह है पंजाब के फिरोजपुर में, वहां पर इनको क्रिमेट कर दिया गया, इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब 23 मार्च को 1931 में हमारे तीनों लोग शहीद हो गए। तो देश में पूरा गमगीन माहौल है, देश के लोग परेशान हैं, लोग रो रहे हैं, परेशान है कि भाई कैसे हमारे 3 फ्रीडम फाइटर्स को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। और पूरा गुस्सा गांधी जी के ऊपर कि इनके पास मौका था बचाने का, इन्होंने बचाया नहीं। तो मतलब गांधी जी की ऐसी तैसी करके रखी हुई इन्होंने। ठीक है भाई, ध्यान से देखो। तो अब क्या होता है, गांधी जी एक गलती और कर बैठे भाई। 23 मार्च को हमारे तीनों फ्रीडम फाइटर्स जो है शहीद हुए हैं। अब गांधी जी को कम से कम हफ्ता 2 हफ्ता रुकना चाहिए, कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, सोच समझ के इनको कदम उठाना चाहिए। पर ये क्या करते हैं भाई, गांधी इरविन पैक्ट से लोगों को गुस्सा है कि आप क्या पैक्ट साइन करके आओ, क्या डील साइन करके आओ, हम तो आपको बहुत समझदार आप नहीं समझते थे, आप तो लल्लू बन के आ गए। और इधर क्या करते हैं, 23 मार्च को फांसी हुई है उन तीनों की। गांधी जी 26 मार्च को पहुंच गए गांधी इरविन पैक्ट को प्रमोट करने के लिए कराची सेशन ऑफ आईएनसी में। ये देखो, ये कांड कर बैठे भाई। हफ्ते 2 हफ्ते नहीं निकलते बाहर, पर आप इतने एक्टिव हो रखे हो कि 23 मार्च को हमारे शहीद हुए हैं तीनों लोग, और आप 26 मार्च को जाके उसी गांधी इरविन पैक्ट को प्रमोट कर रहे हो, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हो कराची सेशन में। लोगों का दिमाग खराब हो गया भाई। जब गांधी जी वो कराची सेशन में पहुंच रहे थे ना, तभी लोगों ने भीड़ इकट्ठी कर ली थी उस बिल्डिंग के बाहर कि आज तो लग रहा है गांधी जी को लपेट ही देंगे। पर किसी तरीके से गांधी जी अंदर गए, गांधी जी वहां पर पहुंचे और गांधी इरविन पैक्ट को प्रमोट करने लगे। बस जैसे लोगों को बाहर पता चला गांधी मुर्दाबाद, इस तरह की बातें होने लगी। और आखिर में क्या होता है कि इस कराची सेशन में जिसके चेयरमैन थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल इस कराची सेशन के अध्यक्ष हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की चेयरमैनशिप में, अध्यक्षता में, एक तो यहां पे गांधी इरविन पैक्ट को प्रमोट किया गया गांधी जी के द्वारा, जो बहुत गलत बात थी। उस टाइम पे इनको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए था, जब जनता आपके अगेंस्ट हो रखी है और आप ऐसी हरकत कर रहे हो। दूसरा इस सेशन में यह हुआ कि पहली बार फंडामेंटल राइट्स, जनता की जो नागरिकता है, तो नागरिकता होने के साथ साथ कुछ अपने फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं, मौलिक अधिकार भी होते हैं नागरिकों के। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात हो रही थी, मौलिक अधिकारों के बारे में बात हो रही थी। तो पहली बार ऐसा हुआ कि किसी आईएनसी के सेशन में देश के लोगों के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट्स की बात हो रही है। गांधी इरविन पैक्ट को प्रमोट किया जा रहा है, तो थोड़ा कचरा काम हो गया इनका। ठीक है। और उसके बाद एक आर्थिक नीति हमने अंग्रेजों से डिमांड की कि भाई हमें आर्थिक नीति बना के दो कि देश का पैसा तुम देश में कैसे लगाओगे, अगर तुम हमारे ऊपर रूल कर रहे हो तो देश का कितना पैसा हमारे ऊपर कैसे खर्च करोगे, वो हमें आर्थिक पॉलिसी बना के दो। तो कराची सेशन में 3 चीजें हुई, गांधी इरविन पैक्ट का प्रमोशन, प्रचार प्रसार, दूसरा मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव आया यहां पे पहली बार हिंदुस्तान की जनता के लिए,
और दूसरा आर्थिक नीति मांगी हम लोगों ने कि भाई आप हमारे देश का पैसा हमारे ऊपर कैसे खर्च करोगे, उसका पूरा ब्यौरा दो, उसका पूरा फ्रेमवर्क दो हमें। इस तरीके से कराची सेशन कंडक्ट हुआ। इसकी इंपॉर्टेंस ये है, अब तुम इसको अटेम्प्ट करो जल्दी से। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द कराची सेशन? जल्दी से अटेम्प्ट करो बेटा। देखो गांधी जी की बहुत ज्यादा गलती नहीं है, पर हां हल्की सी गलती तो है। बिल्कुल आंसर है सी। बहुत बढ़िया बच्चों, सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रेजोल्यूशन वॉज प्रोमिनेंटली पास्ड ड्यूरिंग द कराची सेशन? इनमें से कौन सा प्रस्ताव प्रमुखता से पारित किया गया था कराची अधिवेशन में? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इसका जवाब दो सभी लोग, इसका जवाब दो। बहुत बढ़िया, सी, मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति पर संकल्प। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो तो तुमने ये कर लिए सारे क्वेश्चंस। तो अगर तुम्हें या तुम्हारे किसी मित्र को सिर्फ जीके पढ़नी हो, तुम तो पढ़ ही रहे हो, अगर तुम्हारे किसी मित्र को जीके पढ़नी हो, सिर्फ पूरा कोर्स ना लेना हो एटीएम का, तो 299 में वो जीके का कोर्स ले सकते हैं और बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। तो आज का सेशन बच्चों यहीं पर खत्म करते हैं। सरोज बता तो दिया, गांधी जी के विचार जो है, उस वक्त गांधी जी परेशान थे, एकदम अर्श से फर्श पे आ गए। ठीक है, चलो बेटा, तो आज हमारा सेशन यहीं खत्म हुआ। कल सेशन को आगे बढ़ाएंगे और जो आज पढ़ा है इसका रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि पेस बन जाए। ठीक है, कल और 4-5 इवेंट्स और उनके बेसिस पे क्वेश्चंस। चलो, थैंक यू सो मच। मॉडर्न हिस्ट्री के बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। चलो शिवम, इंडियन हिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री का तो एक आधा कोई आता है कभी कभार। चलो बेटा, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।